बेटा जी, हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट जो हमने चैप्टर नंबर 9 से लिया था, चैप्टर नेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो कि 1 नंबर का आता है। इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वन डिबेंचर, सेकंड वन इक्विटी शेयर कैपिटल, थर्ड वन प्रेफरेंस शेयर्स एंड लास्ट वन रिटेन्ड अर्निंग। तो बेटा जी, इस क्वेश्चन के अंदर एक कन्फ्यूज़न चलता है हमेशा। वो कन्फ्यूज़न क्या है वो देखते हैं। कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा सोर्स ऑफ फाइनेंस की। सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर आप याद करें तो ये 2 तरह के ही हुआ करते थे। एक तरफ होता था डेट, दूसरी तरफ होती थी इक्विटी। तो यहाँ पर जो हमें आंसर करना है वो डेट या इक्विटी में से करना है। और डेट और इक्विटी में से विच वन इज़ द चीपेस्ट सोर्स? तो चीपेस्ट सोर्स होता है हमारा डेट। और यहाँ जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं उनमें से हमारा डेट मीन्स क्या है यहाँ पर? डिबेंचर। सो आंसर इज ए, क्या? डिबेंचर, राइट। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम जिसको हमने यहाँ मेंशन की हुई है, किस बात की? रिटेन्ड अर्निंग की। तो रिटेन्ड अर्निंग, ध्यान दीजिएगा, ये एक इंटरनल सोर्स है। इसे कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस से 2 ही होते हैं, इक्विटी एंड डेट। इसलिए आंसर इज डेट, यानी कि डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल। फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल कब होती है? तो अगर इसके बारे में हम याद करें तो फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में हम जो पढ़कर आए हैं वो क्या था कि फाइनेंशियल लीवरेज 2 तरह की होती है, या तो फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल। व्हाट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज? तो अगेन, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है वेयर ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। और दूसरी तरफ ये अनफेवरेबल होती है कब? ये अनफेवरेबल होती है जब हम इसे कहते हैं ROI इज लेस देन COD, कॉस्ट ऑफ डेट। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, जो लॉजिकल नहीं है। सेकेंड वन, ROI इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है आंसर के अंदर। क्या दिखाई दे रहा है हमें? कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन ROI, मीन्स ROI इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। इट मीन्स इसका हमारा आंसर क्या है? आंसर इज B, ROI इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा जी, हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, केस स्टडी सॉल्व करते टाइम हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्यों? अगर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो हम अननेसेसरीली अपनी केस स्टडी को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा टाइम अननेसेसरीली बर्बाद होगा। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन में समझें कि ये क्या मांग रहा है हमसे। जैसे कि देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी सामने सामने है आपके, इसके अंदर वो मांग रहा है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई, अब सबसे पहले जैसे ही हम ये लाइन पढ़ेंगे, लाइन पढ़ते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए क्या, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखिए, ये सारे फैक्टर्स हैं। लाइक फर्स्ट वन, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स,
एंड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब ये 8 पॉइंट हमें याद हैं। अब हम आते हैं कहाँ पर कि केस स्टडी क्या हो पा रही है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पिताजी जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेंगे अपने बेटे के साथ। और वो कंपनी क्या करेगी, वो मैन्युफैक्चर करेगी मोबाइल फ़ोन जिसमें कुछ यूनिक फीचर्स भी होंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अभी ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, वो तो सिर्फ बता रहा है कि उसके पिताजी ने ऐसा कुछ प्लान किया। लेकिन उसके पिताजी ने ये फील किया फिर कि जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है। क्विक ऑब्सोलेंस का मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी मतलब आउटडेटेड जल्दी होती है टेक्नोलॉजी, और इसकी वजह से क्या होगा, उन्हें बार बार टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, जिसकी वजह से फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ऐसे में उसके पिताजी ने डिसाइड किया कि वो एक काम करते हैं, वो क्यों ना फर्नीचर बिजनेस ओपन कर लें। तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन का प्लान ड्रॉप किया और फर्नीचर बिजनेस का डिसाइड किया कि वो फर्नीचर बिजनेस करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है इसके अंदर बेटा, क्वेश्चन क्या था, ये तो हमने केस स्टडी पढ़ ली। तो केस स्टडी में हमें मालूम चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमने रेड फॉन्ट पे हमने लिखा हुआ है कि मोबाइल जो फ़ोन थे वो आउटडेटेड हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगती है इसके अंदर। तो आइए देखते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा रिलेवेंट है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस नो रिलेवेंसी, स्केल ऑफ ऑपरेशन की कोई रिलेवेंसी नहीं है, ऐसे ही ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की कोई रिलेवेंसी नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव भी नहीं, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन भी नहीं। लेकिन बेटा 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में आते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं इन दोनों पॉइंट्स में। ये कौन कौन से दोनों पॉइंट्स से देखते हैं। पहला पॉइंट चॉइस ऑफ टेक्निक, सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो बेटा एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब होता है लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, और लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। कई बच्चे चॉइस ऑफ टेक्निक लिख देते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कहता है कि या तो ये अपग्रेडेशन फास्ट होंगे या स्लो होंगे। अगर ये अपग्रेडेशन फास्ट हैं तो इसके अंदर क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होगी, और अगर ये स्लो है तो ऐसे में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो उस पिताजी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मोबाइल का बिजनेस नहीं करेंगे। क्लियर बेटा जी। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा, तो देखिए द फैक्टर्स अफेक्टिंग जो भी रिक्वायरमेंट थी उसका मेन आंसर क्या है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब आपको बेटा एक चीज़ ध्यान देनी है, लाइक जैसे कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको टू द पॉइंट आंसर करना है। आपको जो फैक्टर्स यहाँ दिखाए गए थे अभी, इन फैक्टर्स में से एक फैक्टर एज इट इज़ लिखना है। आप अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसने बोला है सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। यानी आइडेंटिफाई का मतलब आपको सिर्फ नाम बताना है कि वो कौन सा फैक्टर है जो इस केस स्टडी में दिया गया है। क्लियर बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हम केस स्टडी पढ़ने से पहले अगेन देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। फिर से बोल रहा है आइडेंटिफाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जब भी वो करेगा कि आइडेंटिफाई करना है तो ऐसे में हमें भटकना नहीं है, हमें टू द पॉइंट आंसर करना है आइडेंटिफिकेशन, जो कि कितने मार्क्स की होगी बेटा, 1 मार्क्स। तो आइए देखते हैं क्या है। अगेन कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगेन उसको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है वो, कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन सी है यहाँ पर। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। अगेन नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो इनमें से क्या है तो आओ देखते हैं। पहले एक बार केस स्टडी क्या दी हुई है। तो केस स्टडी कह रही है कि राधिका एंड वानी, हु आर यंग फैशन डिजाइनर, left their job with a famous fashion designer chain to set up a company, Fashionate Private Limited. ठीक है भैया, अच्छी बात है, बिजनेस करना चाहिए सभी को। And they decided to run a boutique
during the day and coaching classes for the entrance examination of National Institute of Fashion Designing in the evening. For the coaching center, they hired the first floor of the nearby building. तो बेटा जी अब यहाँ से होनी शुरू होती है प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाला पहला पॉइंट आ रहा है क्या कि यहाँ पर दिया हुआ है दे हायर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ नियर बाय बिल्डिंग। तो कई बच्चे इस पॉइंट को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। किस पॉइंट के साथ? फाइनेंशियल अल्टरनेटिव के साथ, इस पॉइंट के साथ। क्यों? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव हमसे ये कहता है कि पहले मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग लेने वाला था, फिर मैंने डिसाइड किया कि उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इस बिल्डिंग को लेने की बजाय अगर मुझे लीज पर ये मिल रही है तो मैं लीज पर इसको ले लेता हूँ। राइट? यानी कि अगर मेरे पास लीजिंग अवेलेबल है तो ऐसे में मेरी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, अदरवाइज मेरी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन केस स्टडी ध्यान से देखिए बेटा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है उन्होंने सिर्फ एक सिचुएशन बताई कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक रेंट पर एक जगह हायर कर लेंगे। ठीक है ना? तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ बता रहा है उसने एक रेंट पे हायर कर लिया। ठीक है, इट्स ओके। मेन प्रॉब्लम यहाँ से आगे शुरू होती है कि देयर मेजर एक्सपेंस वॉज द मनी स्पेंट ऑन फोटो कॉपिंग ऑफ द नोट्स फॉर देयर स्टूडेंट्स। उन्हें फोटो कॉपी करवानी थी स्टूडेंट्स के लिए। दे थॉट, उन्हें क्या लगा कि एक फोटो कॉपियर बाय कर लेते हैं, नोइंग फुली दैट देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन वॉज नॉट सफिशिएंट टू मेक फुल यूज़। जबकि उन्हें मालूम था इस बारे में कि हम उसको पूरी तरह से फोटो कॉपियर को यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, यानी अननेसेसरी हम पूरी मशीन खरीद लें और उसे यूज़ भी ना कर पाएँ तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो ऐसे में क्या हुआ, इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रवीण और रमेश दो लोग थे जो काम करते थे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ही, और इन द नेम ऑफ नियो प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड। तो राधिका ने क्या किया, राधिका अप्रोच प्रवीण विद द प्रपोजल टू बाय अ फोटोकॉपियर जॉइंटली विच कुड बी यूज्ड बाय बोथ ऑफ देम विदाउट मेकिंग सेपरेट इन्वेस्टमेंट, कि हम दोनों मिलके खरीद लेते हैं। राधिका एंड प्रवीण अगर दोनों इसे मिलके खरीद लेंगे तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो फैक्टर्स थे उनमें से क्या नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में कहीं बोला गया? जी नहीं। क्या बिजनेस के स्केल की बारे में बात हुई कि स्केल बड़ा है या छोटा? जी नहीं। क्या टेक्निक की बात हुई है कि कोई लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है? जी नहीं। क्या टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन की बात हुई है? नहीं। क्या ग्रोथ की बात हो रही है कि ग्रोथ होगी या नहीं होगी? जी नहीं। क्या यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है? तो हाँ, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर कई बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि सर इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है जो कंफ्यूज करते हैं लोगों को डाइवर्सिफिकेशन को लेकर, कि एक तरफ तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस, और दूसरी तरफ वो बुटीक चला रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने बताया है कि ये दोनों काम वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर, यानी कि उन्होंने ये नहीं बोला है कि उनको एक और काम करना चाहिए या नहीं। उन्होंने बोला है कि वो दोनों काम कर रहे थे। इसका मतलब वो सिर्फ अपनी सिचुएशन बता रहे थे कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन में थे। हमें केस स्टडी में क्या चाहिए होती है? प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है। तो फाइनली यहाँ पर भी हमारा डाइवर्सिफिकेशन कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न में आता है। ऐसे ही फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, नो डाउट ये भी हमारे लिए कोई पॉइंट नहीं है, जैसा कि मैंने ये बताया। लास्ट बचा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो ऐसे में दो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग पैसा खर्च करेंगे, इससे बढ़िया ए प्लस बी दोनों मिलेंगे, दोनों थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे। ये कब कर पाएंगे? जब उनकी क्या होगी? फीजिबिलिटी। अगर फीजिबिलिटी है, कैसी फीजिबिलिटी है? जैसा हमने अभी क्वेश्चन में दिया कि ऊपर तो क्या नाम है, राधिका ने अपना ऑफिस खोल लिया, नीचे बेसमेंट में दूसरे का ऑफिस था, तो दोनों आसपास ही थे। दूसरे का काम क्या था? फोटोकॉपी का ही काम था, और हमें फोटोकॉपी मशीन की ज़रूरत भी थी। तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों ने मिलकर क्या किया, यहाँ पर कोलैबोरेशन किया, जिसको बोलते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो विच वन इज़ द आंसर बेटा? तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा? लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। क्लियर? तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है हमें फैक्टर, तो हम सिंपली आइडेंटिफाई कर दें, और चाहे तो थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें दे दें, लाइक दिस काइंड ऑफ
arrangement of using the resources jointly helps to reduce the fixed capital requirement of the business. क्लियर है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं बेटा पहले कि क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, केस स्टडी पढ़ेंगे बाद में. कीपिंग द अबव सर्कमस्टेंसेस, सॉरी, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 4, पहले केस स्टडी से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है. कीपिंग द अबव कंसिडरेशन इन माइंड, नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस. यानी अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर. तो अगर हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को देखें तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में कौन कौन से पॉइंट आते हैं हमारे पास? पहला कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, दूसरा कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, तीसरा रिस्क इन्वॉल्व, फोर्थ वन कैश फ्लो पोजीशन, फिफ्थ वन लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिक्स्थ वन पीरियड ऑफ फाइनेंस, नेक्स्ट वन कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड लास्ट वन कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन. हाँ जी, तो शालिनी शुड नॉट चूज फॉर फाइनेंसिंग द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ हर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस. गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. शालिनी बेचारी बहुत परेशान है, तो उसको चलो सपोर्ट करते हैं मिलकर हम लोग. तो देखते हैं भाई उसकी परेशानी क्या थी. तो शालिनी आफ्टर acquiring a degree in hotel management and business administration, took over her family business processing company of manufacturing pickles, jams and sauces. हाँ जी, तो ये सारे के सारे बिजनेस उसके चल रहे थे. The business had been established by her ग्रेट ग्रैंड मदर, बहुत अच्छी बात है, एंड वॉज डूइंग रीजनेबली वेल. हाउएवर द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस वर हाई. तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिला फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो देखिए अब हमें उससे एडवाइस करनी है, तो हमने उसकी पहली प्रॉब्लम सुनी कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये रही पहला पॉइंट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसी थी? हाई थी. यानी कि जब हाई होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर हाई होती है तो ऐसे में क्या ऑप्ट करना चाहिए? हमें इक्विटी ऑप्ट करनी चाहिए. क्लियर? इक्विटी से पैसा कलेक्ट करना चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंगली हम उसे क्या बोलेंगे कि बहन इक्विटी से पैसा कलेक्ट कर. फिर द कैश फ्लो पोजीशन वाज वीक. ठीक है साहब, वापस आते हैं दूसरे पॉइंट पर. तो उसकी कैश फ्लो पोजीशन जो था हमारी बहन का, वो क्या था? वीक. तो जब कैश फ्लो पोजीशन वीक होती है तो एक बार फिर हम उससे क्या एडवाइस करेंगे कि बहन इक्विटी से पैसा कलेक्ट कर. एंड शी वॉन्टेड टू अंडरटेक मॉडर्नाइजेशन. अब उन्हें मॉडर्नाइजेशन करना था, तो नो डाउट मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरत किस चीज़ की पड़ती है? फिक्स्ड कैपिटल की. ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस टू इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड डाइवर्सिफाई इनटू द मार्केट. अब वो कह रही है कि उसको डाइवर्सिफिकेशन भी करना है चॉकलेट और कैंडीज में. ठीक है, उसके लिए भी क्या लगने वाला है? फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई डाइवर्सिफिकेशन को इशू नहीं है. क्यों इशू नहीं है? कि आप देखिएगा डाइवर्सिफिकेशन का इशू कहाँ पर था? ये था फिक्स्ड कैपिटल के लिए. अभी हम क्या बोल रहे हैं? हमें उसको ये नहीं बताना है कि तू ये फिक्स्ड कैपिटल इफेक्टेड होगी या नहीं होगी. हमें उसे ये बताना है कि उसे पैसा कहाँ से लेना है, डेट या इक्विटी से. इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ जी, तो she was very enthusiastic and approached a finance consultant. एक फाइनेंस कंसल्टेंट के पास वो गई, and who told her that approximately 50 लाख रुपीस चाहिए उसको अपनी मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन के लिए. And he was informed her that the stock market was going through a bullish phase. तो अब एक और पॉइंट आ गया कि उस कंसल्टेंट ने बताया कि स्टॉक मार्केट जो है, यानी कि कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन जो है, वो बुलिश फेज का मतलब राइजिंग में चल रही है. तो यहाँ पर भी क्या हिंट मिल रही है? यानी तीनों ही कंडीशन के अंदर, इसके अंदर हमें 3 हिंट मिली है इसके अंदर, और तीनों ही हिंट हमें क्या बता रही हैं कि ऐसे में इस आदमी को इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा लेना चाहिए. क्लियर? तो हम अपनी बहन को यहाँ पर क्या गाइड करें? तो आओ सब गाइड कर देते हैं. तो शालिनी शुड नॉट चूज डेट कैपिटल. उसे डेट नहीं लेना चाहिए, यानी उसको इक्विटी के थ्रू पैसा लेना चाहिए. फॉर फाइनेंसिंग द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ हर
food processing business because the fixed operating cost of the company is high. अब ऐसे में हम बेटा तीनों पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं रीजन के पीछे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तीनों रीजन है। इन तीनों रीजंस की वजह से उसको इक्विटी ऑप्ट करनी चाहिए। एंड इसके आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, एक्सप्लेन एनी टू अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दोज stated in the above situation which Shalini should keep in mind while taking this decision। तो ऐसे में वापस आते हैं यहाँ पर, कौन कौन से अब उसके पास पॉइंट बचे हैं, कौन कौन से जिनको कि उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए बेटा जी, कौन कौन से पॉइंट है जो उसके पास बचे हुए हैं अभी ध्यान में रखने के लिए। हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 1 उसके पास कौन सा है कि कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, दूसरा कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, तीसरा रिस्क इन्वॉल्व, फोर्थ वन पीरियड ऑफ फाइनेंस, फिफ्थ वन कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। इन पांचों में से हम कोई भी 2 पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन अब ऐसे में हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो रिलीवेंट हो सकते हैं। और अगर समझ में ना आए कि कौन से रिलीवेंट है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सप्लेन एनी 2 अदर फैक्टर्स, तो वो कह नहीं रहा है ज्यादा कुछ अपार्ट फ्रॉम दोज, जो कि ऊपर वाले 3 पॉइंट्स के अलावा और कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्यान में देने चाहिए। तो ऐसे में बाकी बचे हुए पॉइंटों में से देखते हैं हम कौन कौन से पॉइंट हम यहाँ पर रखने वाले हैं। लाइक द अदर 2 फैक्टर्स दैट शालिनी मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन आर स्टेटेड बिलो। पहला रिस्क, पहला क्या देखना है उसको, रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस and financial risk of the company increases with the higher use of debt. This is because issue of debt involves fixed commitment in terms of payment of interest as well as repayment of capital. तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तो हमने लैंग्वेज लिख ली अपनी तरीके से, आपको रटना तो कुछ है नहीं, आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं 5 पॉइंट, इनमें से कोई भी पॉइंट जो आप चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मान के चलिए एक पॉइंट तो यूज़ कर लिया, ये रिस्क इन्वॉल्व, कि डेट में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, इक्विटी में कम, और आपकी कंडीशन ज़्यादा रिस्क लेने की है नहीं, तो आप ऐसे में क्या करो, इक्विटी से पैसा ले लो। पॉइंट नंबर 2 ये डाल दो, क्या पीरियड ऑफ फाइनेंस, कि आपको इक्विटी लेनी है, इक्विटी एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, और डेट लोगे तो डेट क्या है, टेम्पररी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ऐसी कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप डेट के थ्रू पैसा लेते हो तो आपका डाइल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आप इक्विटी के थ्रू लेते हो तो आपका डाइल्यूशन होगा। ये सब बातें उसको ध्यान देनी चाहिए। तो हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है यहाँ पर, आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट कर सकते हो और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिलहाल अभी हमने जैसे यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, एक रख दिया कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। हम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर एनी 2, तो 3 पॉइंट तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में एग्जिस्टेड थे, इनके अलावा कोई भी 2 पॉइंट से कवर करने हैं तो कोई भी 2 पॉइंट कवर सकता है। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, के लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 lakh. In the previous year, its earning per share was 0.50. For diversification, the company requires an additional capital of ₹40 lakhs. And the company raised funds by issuing 10% debenture for the same. During the year, company earned a profit of ₹8 lakh on the capital employed. और कंपनी टैक्स पे करती है 40%। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स गेन्ड और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर ऑन डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करती है तो कंपनी को ऐसे में प्रॉफिट होने वाला है या लॉस, एंड शो योर कैलकुलेशन क्लियरली। तो आइए इसकी कैलकुलेशन पहले करते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा जिसके अंदर हमें पॉइंट देखते हैं कैसे कैसे लेके आने वाले हैं हम पॉइंट यहाँ पर। सबसे पहले दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में था इट हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 lakh। पहली सिचुएशन, उसकी कैपिटल कितनी थी, उसकी कैपिटल थी 60 लाख रुपीस। इन द प्रीवियस ईयर उसकी अर्निंग पर शेयर थी 0.50। और अगर ऐसे में हम ये मानते हुए चलें कि पर शेयर कितने का था, 10 ईच, तो ऐसे में नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाते हैं हमारे,
6 लाख शेयर। और अगर 6 लाख शेयर्स थे तो ऐसे में हमारा EAT क्या बनता है, तो ये हमारा बन जाता है 3 लाख रुपीज़, राइट। अब हम बात कर रहे हैं इसमें क्या हुआ, उसने कुछ चेंजेस किए कि डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए उसने एडिशनल कैपिटल 40 लाख रुपए की और ली। वो भी कैसे, 40 लाख रुपए की कैपिटल ली 10% डिबेंचर्स के थ्रू। इसका मतलब अभी भी उसकी इक्विटी कितने की थी, 60 लाख की, और उसके डिबेंचर्स कितने के हो गए, 40 लाख रुपीस के। इसका मतलब उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 100 लाख रुपीस की। हाँ जी, तो ऐसे में क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर में कंपनी ने 8 लाख रुपए अर्न किए। ठीक है साहब, तो EBIT कितनी हो गई कंपनी की, 8 लाख रुपए। और अगर ये 8 लाख हैं, 10% इस पे क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट, तो कितना हो गया बेटा ये, 4 लाख रुपीस। तो इंटरेस्ट देने के बाद जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, EBT। और ये EBT कितना है हमारा, 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपीस क्या आ गया हमारा EBT। और इसके बाद इसमें से हमें टैक्स माइनस करना है 40%। तो 40% टैक्स कितना बनता है हमारा, ये हमारा बन गया 1,60,000। और अगर हम इसमें से टैक्स माइनस कर दें 1,60,000 रुपीज़ का, तो ऐसे में हमें EAT बचेगा कितने का, 2,40,000। कितना बचा बेटा, 2,40,000। और हमारे 10 की रेट से जो हमारे क्या थे, शेयर्स थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे थे, ये थे पूरे 6 लाख रुपीज़ के। तो अगर हम ऐसे में अपना अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लगा दें, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दें तो क्या आएगा, अर्निंग पर शेयर। तो हमारा अर्निंग पर शेयर आया 0.40। तो अगर अब हम बेटा ऐसे में इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को अगर हम ऐसे में कंपेयर करें, हाँ जी, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं हम कि जब तक डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ था तब कितना था, 0.50। डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, डिक्रीज। इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे करना है। लेट वी प्रिज्यूम दैट द शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 lakh इज मेड अप ऑफ ₹6 lakh इक्विटी शेयर्स, एज्यूमिंग दैट the face value of each share is ₹10 and earning after tax 0.50 multiplied by 6 लाख रुपीज़, जैसा कि हम नीचे ऑलरेडी दे चुके हैं। तो EAT कितनी आई, 3 लाख रुपीज़ की। कंसिक्वेंटली EBT एंड EBIT इन सिचुएशन 1 इज 3 लाख। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले केस के अंदर, हाँ जी, पहले केस के अंदर क्या हो गया है, ये हो गया है कि जो 3 लाख कोई टैक्स तो जीरो होगा, टैक्स जीरो, हमें पता ही नहीं है इस बारे में ना कुछ भी। तो EBT हम बोल रहे हैं, EBT भी हम कितना एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, भाई कुछ है नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो हमने क्या मान लिया उसको, 3 लाख। तो EBT या फिर EBIT दोनों ही सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में दोनों कितने हैं, 3 लाख रुपए। दस दी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द अर्निंग पर शेयर फेल डाउन 0.50 to 0.40। 0.50 से कितनी हो गई हमारी, 0.50 से हमारी कितनी हो गई है, 0.40। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नो फाइनेंशियल लीवरेज रिक्वायर्ड, यानी इस कंपनी को फाइनेंशियल लीवरेज यानी उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उधार लेने के चक्कर में इसका जो अर्निंग पर शेयर है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो गया। तो इसको हम नो फाइनेंशियल लीवरेज या नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कह सकते हैं। क्लियर। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल्सो स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट फेवर द इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर को फेवर करने वाले पॉइंट हमें बताने हैं। बाय द कंपनी अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो ये फेवर करते हैं उसको कि आप डिबेंचर से पैसा ले सकते थे। तो बेटा जी इस पॉइंट के लिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर
को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर हमारा 1 हमसे कहता है कैश फ्लो पोजीशन के बारे में। पॉइंट नंबर 2 कहता है हमसे कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में। पॉइंट नंबर 3 हमसे कहता है टैक्स रेट के बारे में। पॉइंट नंबर 4 हमसे कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में। पॉइंट नंबर 5 हमसे कहता है फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में। पॉइंट नंबर 6 हमसे कहता है रिस्क कंसिडरेशन के बारे में। पॉइंट नंबर 6 हमसे कहता है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट नंबर 7 कहता था फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। पॉइंट नंबर 8 हमसे कहता है कंट्रोल के बारे में। पॉइंट नंबर 9 हमसे कहता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। पॉइंट नंबर 10 हमसे कहता है स्टॉक मार्केट कंसिडरेशन के बारे में, कंडीशंस के बारे में। पॉइंट नंबर 11 हमसे कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज के बारे में। पॉइंट नंबर 12 हमसे कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहता है डेट सर्विस कवरेज रेशो के बारे में। एंड लास्ट पॉइंट हमसे कहता है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो बेटा जी, इनमें से कोई भी पॉइंट हम कवर कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट हम कवर कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि रिलेवेंट पड़े, रिलेवेंट दिखाई दें किस चीज़ को लेकर कि हाँ जी ये पॉइंट उसको डेट की तरफ कुछ बेनिफिट देने वाले हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हम, जैसा मैंने बोला, कोई भी पॉइंट कवर कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने क्या कवर किया है, हमने 3 पॉइंट कवर किए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन, तो 3 फैक्टर्स दैट फेवर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। पहला, टैक्स डिडक्टिबिलिटी, जिसके अंदर हम कह रहे हैं डेट इज कंसीडर्ड टू बी अ रिलेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, क्योंकि इस पे हमें इंटरेस्ट कम पे करना होता है ऑन डेट, और इज ट्रीटेड एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। इसको हम एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस मानते हैं कि ये टैक्स की डिडक्टेबिलिटी के साथ, तो होता क्या है, हम देते तो 10% इंटरेस्ट है, लेकिन वो टैक्स की वजह से हमें कितना पड़ जाता है, 7%। ऐसा हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा बेटा। सेकेंड पॉइंट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो द मनी स्पेंट बाय द कंपनी ऑन रेजिंग कैपिटल थ्रू डिबेंचर इज लेस देन दैट स्पेंट ऑन इक्विटी। इक्विटी में ज़्यादा खर्चा आता है फ्लोटेशन कॉस्ट में, और जो हमारा डेट है वो कम फ्लोटेशन कॉस्ट में हमें मिल जाता है। ऐसे ही थर्ड, कंट्रोल। तो द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, यानी इनकी पावर डाइल्यूट नहीं होती है डिबेंचर इशू करने पर ओवर द बिजनेस। एट द डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेशन, क्योंकि उनके पास कोई पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये 3 पॉइंट तो बेटा हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी आप कोई भी पॉइंट, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ दिखाया 13-14 पॉइंट जो भी थे, सारे के सारे पॉइंट, इनमें से कोई भी बेस्ट 2 पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। ओके बेटा जी, थैंक यू।